Hello everyone, welcome to my YouTube channel Varnitya Guru. My name is Supriya and I am assistant professor, also UGC NET qualified in commerce. आज हम करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने इसकी क्लासिकल थ्योरीज को कंप्लीट किया था। आज हम मॉडर्न थ्योरीज जो है इंटरनेशनल ट्रेड की पूरा करेंगे। चलो, तो जो फर्स्ट थ्योरी है मॉडर्न थ्योरीज में से वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। तो ये थ्योरी किसने दी थी? सबसे पहले रेमंड वर्नन ने। और ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि मैंने पहले भी बताया क्वेश्चन आंसर इसी तरीके से आते हैं मैच द फॉलोइंग में, जिसमें एक साइड आपको थ्योरी दी जाती है और एक साइड उसके फाउंडर का नेम दिया जाता है और आपको मैच करना होता है। तो नाम बहुत जरूरी है याद रखना। तो आपको याद रखना ये थ्योरी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पीएलसी थ्योरी किसने दी? रेमंड वर्नन ने। आपने लाइफ साइकिल किसी बिजनेस का पढ़ा भी होगा कि कोई बिजनेस जो है स्टार्ट करता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, मेच्योरिटी पे आता है और उसके बाद वो डिक्लाइन करने लगता है। यहाँ पे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है, इधर वो ग्रो करता है, इधर मेच्योरिटी होती है और फिर उसके बाद डिक्लाइन पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थ्योरी क्या कहना चाहती है कि अब कोई नेशन है, ठीक है, हो सकता है इंडिया में मैं सपोज फोन है, मैं फोन बनाती हूँ इंडिया में और वो अभी यहाँ पर इनोवेशन स्टार्ट स्टेज पे है, स्टार्टिंग स्टेज पे है बिल्कुल इंडिया में। ठीक है, बट इससे पहले मैंने यही काम जो है ऑस्ट्रेलिया में भी किया है और वहां पर मेरा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पर है? ग्रोथ की स्टेज पे है। ठीक है, और किसी और कंट्री में भी, किसी थर्ड कंट्री में भी हम काम कर रहे हैं और वहां पर वो किस स्टेज पे है? डिक्लाइनिंग स्टेज पे है हमारा प्रोडक्ट। तो हम कहना क्या चाहते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस में अलग अलग नेशंस पे जो है अलग अलग स्टेजेस पे हमारा प्रोडक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट है तो एक प्रोडक्ट जो है हर कंट्री में एक ही स्टेज पे होगा। मोबाइल फोन हम बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हर कंट्री में हमारा मोबाइल फोन जो है मेच्योरिटी की स्टेज पे हो सकता है किसी में वो डिक्लाइन पे हो सकता है किसी में वो इनोवेशन स्टेज पे, स्टार्टिंग स्टेज पे हो। और अगर प्रोडक्ट ही अलग अलग है, कोई कंपनी है फोन भी बनाती है, लैपटॉप भी बनाती है, ठीक है, ईयरफोन्स भी बनाती है, तो अलग अलग प्रोडक्ट तो देखो हो ही सकते हैं अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग नेशन में। तो क्या अपनी ही कंट्री में भी वो अलग अलग स्टेजेस पे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेम प्रोडक्ट का अगर सिर्फ फोन बना रहे हैं वो भी सिमिलर प्रोडक्ट भी जो है अलग अलग स्टेजेस पे आपके हो सकते हैं। तो यहाँ पे हर नेशन जो है, यहाँ पर आपको हर नेशन में कंपैरेटिव एडवांटेज जो है स्टेजेस पर मिलता है। तो जैसे कि पीएलसी में क्या होता है, 4 स्टेजेस होती हैं बेसिकली। इनोवेशन, ठीक है, ग्रोथ, मेच्योरिटी और डिक्लाइन, ये 4 स्टेज हैं। IGMD, IGMD, इनोवेशन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो जो नेशंस हैं वो यहाँ पर कंपैरेटिव एडवांटेज लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनोवेशन स्टेज की, क्या होता है इस स्टेज पे। अगर मेरा प्रोडक्ट सबसे स्टार्टिंग स्टेज पे है किसी भी कंट्री में, चाहे वो ओरिजिन कंट्री हो या कोई दूसरी कंट्री हो, होस्ट कंट्री हो, अगर आपने बिल्कुल नया प्रोडक्ट स्टार्ट किया है तो आप वहाँ पर कुछ नया लेके आने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा लॉन्च करने की कोशिश करेंगे जो इससे पहले नहीं आया, कुछ उसमें अलग इनोवेशन, कोई नई टेक्नोलॉजी का आप यूज करेंगे। और उसके लिए सबसे आप जरूरी क्या है, आपको R&D करना, रिसर्च करना बहुत जरूरी है। क्योंकि रिसर्च होगा तभी आपको पता चलेगा कि क्या चीज आपको ऐसा है जो नहीं है आपकी कंट्री में, क्या नया लेकर के आना है। कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च होना चाहिए। और उसमें जो आप लेबर का यूज करोगे, टेक्नोलॉजी के साथ साथ लेबर भी आपकी जो क्या होनी चाहिए, हाईली स्किल्ड होनी चाहिए। ठीक है, तभी जो है आप इनोवेशन स्टेज पे कुछ अलग करके दिखा सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद आएगी क्या, ग्रोथ स्टेज। अब ग्रोथ स्टेज में क्या करेगी कंपनी? अब उन्होंने प्रोडक्ट तो बना दिया, अब आप सोचेंगे कि प्रोडक्ट बना दिया तो बस बार बार बनाएगी और सेल करेगी, बनाएगी और सेल करेगी, यही प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन नहीं, ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, आपके कंपटीशन बढ़ने लग जाता है। ठीक है, इतने में आप ग्रोथ स्टेज पे पहुंचते हो, कुछ और प्रोडक्ट्स नए लॉन्च हो जाते हैं मार्केट में। तो आपको कुछ स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स का यूज करना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अगर कंपटीशन को फेस करना चाहते हो तो आपकी कॉस्ट कम आनी चाहिए। आपका टेक्निक तो अच्छी होनी होनी चाहिए लेकिन आपकी जो कॉस्ट है वो भी कम आनी चाहिए। और इसके लिए क्या होना चाहिए, आपकी मास प्रोडक्शन होनी चाहिए। जब हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं,
जब हम लेवल बढ़ा देते हैं अपना प्रोडक्शन का, तो उससे क्या होता है, उससे हमारी पर यूनिट की कॉस्ट कम आ जाती है, और लेबर भी हमारी जो है लोअर लेबर कॉस्ट होनी चाहिए, टेक्निक भी हमारी स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, और प्रोडक्शन अगर हम ज़्यादा करेंगे तो कॉस्ट भी हमारी कम आएगी। तो ग्रोथ स्टेज पे हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारी आती है मैच्योरिटी स्टेज। ये टॉप स्टेज होते हैं, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। कंपटीशन डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी रहता है, लेकिन आपको कुछ ऐसा नया लेके आना चाहिए जो कि कुछ अलग, मतलब कुछ आप जो है कुछ चेंज करें अपने प्रोडक्ट में। जो चल रहा था प्रोडक्ट वो ठीक है, आपने इनोवेशन स्टेज पे कुछ नया लेकर के आए आप, फिर ग्रोथ में आपने जो है एडवर्टीजमेंट करी, कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करी, बट मेच्योरिटी स्टेज पे जो है आप उसको मतलब कुछ इनोवेशन, उसमें कुछ इम्प्रूव, कुछ इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। सपोज आप कार बनाते हैं, तो कार आप ठीक है बना रहे थे, अब आपको कुछ एक नया मॉडल निकाल देना चाहिए, या फिर उसी मॉडल में जो है कुछ एक दो फीचर्स ऐड कर देने चाहिए जो पहले वाले आपके मॉडल में नहीं थे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट जो है अपने प्रोडक्ट में करेंगे, ताकि आप मार्केट में स्टे कर सकें। ठीक है, आपकी डिमांड जो है बढ़ती जाए, और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का आपको यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो भी लीड करे, वो भी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डिक्लाइनिंग स्टेज। अब डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या होता है, देखो क्योंकि आप अलग इंटरनेशनल बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, तो आप बहुत सारे नेशंस में जो है अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब आप एक ही नेशन में काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको एक लिमिटेड एरिया तक नहीं सोचना है कि आप सिर्फ अपनी कंट्री में ही बना रहे हैं। अब आप जो है वास्ट एरिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं, अलग अलग, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो आपको क्या करना है, मान लो यहाँ इस कंट्री में जो आपका जो प्रोडक्ट है वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ चुका है, किसी भी कंट्री में आपका हो सकता है डिक्लाइनिंग पे आ गया, तो अब आप क्या करोगे, इसको वापस से अपनी ओरिजिन कंट्री में ले आओगे, और वहां पे क्या कर दोगे, अपने प्रोडक्शन को स्टॉप कर दोगे, क्योंकि वो ऑब्सोल्यूट हो गया। या तो वहां पे कुछ उसे बंद करके कुछ नया ले आओगे, या फिर उसे बिल्कुल बंद करके ओरिजिन वाली कंट्री पे ले आओगे। हो सकता है आपकी ओरिजिनल कंट्री में वहां पर अभी भी डिमांड हो। ठीक है, तो डिक्लाइनिंग स्टेज में आपको प्रोडक्शन वहां पे बंद कर देना है, और कुछ या फिर नया लेकर के आना है, पर वो प्रोडक्ट तो पूरा आपका बंद ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पीएलसी का थ्योरी जो रेमंड वर्नन ने हमें दिया था। तो इसमें अब आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्टेज 1 है, जहाँ पे आपने R&D करी, देन आपने ग्रोथ करी, मेच्योरिटी पे आप आए, देन डिक्लाइनिंग पे आए आप। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जो स्टेज होती है वहां पर आपका क्या है, आपने आपके माइंड में कोई आइडिया आया और आपने उसे प्रमोट किया। इस स्टेज पे जो है आपकी मोनोपोली है, अभी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है आपका, आप फर्स्ट हो जिसके माइंड में कुछ नया आइडिया है, आपने इसे प्रमोट किया। सपोज अभी तक जो है एग्जांपल दे रही हूँ, अभी तक 100 मेगापिक्सल के फोन आ रहे थे अभी तक मार्केट में। ठीक है, इसे हम एग्जांपल मान के चल रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में आइडिया आया कि कैमरा की क्वालिटी अगर थोड़ी इम्प्रूव कर दी जाए तो मेरा मार्केट में कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि अभी तक कोई लेके नहीं आया, आपके माइंड में एक नया आइडिया आया कि ऐसा कुछ आया नहीं है अभी तक मार्केट में। तो आपने क्या किया, आपने जो है 108, सपोज आपने 108 मेगापिक्सल का कैमरा लॉन्च कर दिया आपने नए मोबाइल फोन। तो अभी आपकी मोनोपोली है, मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है जिसने आपको कम्पीट करना स्टार्ट करा हो। लेकिन आप जैसे जैसे स्टेज 2 पे बढ़ते जाओगे, आपकी फर्म जो है आगे बढ़ेगी, अब आप ग्रोथ पे आओगे, आप देखेंगे कि आपकी कॉम्पिटिटर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप आपके कॉम्पिटिटर्स भी यहाँ पर जो है ग्रो करने लगेंगे, और एक लेवल ऐसा आएगा, आप मेच्योरिटी पे आप प्रोडक्शन बहुत करेंगे, आपकी फर्म ठीक है अच्छा करेगी, बट आपके कॉम्पिटिटर्स भी जो है बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो आपसे बाद में आए हैं, तो वो और भी शायद एडवांस लेवल लेकर के आएंगे आपको कम्पीट करने के लिए। और उसके बाद अगर आपने कुछ चेंजेस नहीं करे तो आप जो है ऑब्सोल्यूट की तरफ बढ़ जाएंगे, और आपका प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा मार्केट से। लेकिन उसके बाद कॉम्पिटिटर का भी वो स्टेज आएगा, डिपेंड करता है ये कितने लंबा आप चला पाते हैं इस टाइम पीरियड को। ये जो टाइम पीरियड होता है ना आपका ग्रोथ से मेच्योरिटी का, आप इसे जितना लंबा खींच सकते हैं उतना आपके लिए बेटर है। ठीक है, अब कितना आप मार्केट में स्टे कर पाते हैं, एडवर्टीजमेंट कर पाते हैं, कितना जो है डिमांड को पकड़ पाते हैं, मार्केट कैप्चर कर पाते हैं, वो टोटली अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से डील करते हैं, क्या टेक्निक्स का यूज करते हैं, कॉस्ट क्या रखते हैं, कॉम्पिटिटर को कितना मैनेज कर पाते हैं। तो ये आपका पूरा पीएलसी का डायग्राम है। सो नेक्स्ट है हमारी कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। तो ये थ्योरी किसने दी थी, स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे एक,
जिनका नाम था स्टीफन लिंडर। क्या नाम था? स्टीफन लिंडर। तो हमें नाम याद रखना है, एज वी नो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने क्या कहा था कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी में, कि सपोज दो नेशन है, ठीक है, वो दोनों नेशन थोड़े सिमिलर से हैं, मतलब उनका डेवलपमेंट का लेवल सिमिलर है, वहाँ के लोगों का टेस्ट, वहाँ के लोगों की प्रेफरेंसेस थोड़े सिमिलर से हैं वहाँ के लोग। जैसे हम कह सकते हैं जो इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ के लोग ना थोड़े सिमिलर से हैं, ठीक है, उनके टेस्ट डिमांड जो है ऑलमोस्ट सिमिलर से ही हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो सिमिलर लेवल ऑफ इनकम रहता है, जहाँ पर डिमांड स्ट्रक्चर सेम सा रहता है, वहाँ पर जो दो नेशंस हैं आपस में एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जापान है और जर्मनी है। अब जापान जो है वो टोयोटास कार बनाती है और वो एक्सपोर्ट कर देती है जर्मनी को, और जर्मनी जो है BMW कार बनाती है और वो एक्सपोर्ट कर देती है जापान को। तो वो जापान जो है BMW नहीं बनाती है, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं उनके हिसाब से वो टोयोटास बना रही है, और वो अपनी कंट्री में पर BMW भी सेल करना चाहती है, क्योंकि जर्मनी में उसकी डिमांड है, तो उन्हें पता है कि जापान में भी हमारी सेल होगी, क्योंकि दोनों ही कंट्री क्या है, सिमिलर सी हैं, ठीक है, सेम ही डिमांड पैटर्न है, सेम ही इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। तो जब दो कंट्री होती हैं, सेम लेवल पे होती हैं, सेम इनकम लेवल होते हैं, सेम डिमांड होती है, क्लाइंट के टेस्ट सेम होते हैं, और वहाँ पर सेम ही इंडस्ट्री की हम बात करें, तो वहाँ पर एक दूसरे को दोनों कंट्रीज कैसे एक्सपोर्ट करके हेल्प कर रही है ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। आप देख सकते हैं ये कार इधर सेल कर रहे हैं और ये वाली कार ये एक दूसरे को इधर सेल कर रहे हैं। तो कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी ये कहते हैं कि आप इस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड को एंगेज कर सकते हो जब कंट्री सिमिलर टाइप की है, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये दी थी आपकी कैल्विन लैंकास्टर एंड पॉल क्रूगमैन ने। नाम बिल्कुल याद रखने हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या कहा गया है कि देखो, इसको ना न्यू ट्रेड थ्योरी के नाम से भी आप कह सकते हैं, ये है न्यू ट्रेड थ्योरी। इसमें कहते हैं कि जो राइवलरी है एक तरीके से, मतलब कंपटीशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो फैक्टर्स का बहुत ख्याल रखा गया है। इम्परफेक्ट कंपटीशन हम यहाँ पे मार्केट में अचीव कर रहे हैं, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल की हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो, ये थ्योरी कहती है कि जो कंट्रीज हैं जो ट्रेड में इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कंपैरेटिव कॉस्ट अचीव करना चाहती हैं, ठीक है, वो दो चीजें और हैं जिन पर वो ध्यान देते हैं। एक, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना चाहते हैं। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? जब आप प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा देते हैं, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट? पर यूनिट वाली जो कॉस्ट है, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट आती है, वो कम हो जाती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल में, ठीक है। और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आपकी बढ़ गई। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में आपके पहले 10 रुपए लग रहे थे, 10 रुपए कॉस्ट आ रही थी आपको, ठीक है। अब जो है आपने प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा दिया, अब आप 1000 यूनिट्स की जगह जो है 5000 यूनिट्स बनाने लगे हो, तो आपकी पर यूनिट की कॉस्ट जो है 10 रुपीज से कम होकर के कितनी आ गई है? 8 रुपीज हो गई है। तो ये क्या आपने अचीव कर लिया? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो यहाँ पर हम ये अचीव करना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे प्रोडक्शन बढ़ा करके, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करके, ये बेनिफिट हम अचीव करना चाहते हैं। क्यों कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड? क्योंकि वहाँ पर डिमांड ज़्यादा रहेगी, हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और ज़्यादा बेनिफिट्स को हम अचीव कर पाएंगे। एक तो ये है। दूसरा, हम स्पेशलाइजेशन चाहते हैं प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन में, ठीक है। जब दो नेशन जो हैं सिमिलर फैक्टर एंडाउमेंट्स हैं उनके, कहने का मतलब दो दो कंट्री हैं और वो मतलब उनके पास सिमिलर फैक्टर हैं, लेबर है, कैपिटल है, सेम ही फैक्टर्स हैं, तब भी उनके बीच में ट्रेड क्यों होगा? मान लो कि जापान और जर्मनी की हम बात करते हैं, सपोज दोनों का ना लेवल कंट्री का सेम ही है, दोनों के पास ही लेबर कम कॉस्ट में अवेलेबल है, दोनों के पास ही एडवांस टेक्निकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, तो क्या जरूरत है कि वो दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड करें? क्यों करना है उन्हें ट्रेड? वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं जो ज़्यादा प्रोडक्शन करूं और ज़्यादा सेल्स करूं और ज़्यादा डिमांड हो मेरे प्रोडक्ट की, ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो। तो एक तो सिर्फ जापान सिर्फ अपनी कंट्री में सेल कर रहा है, अब एक वो जर्मनी में भी सेल कर रहा है। इस तरह की जर्मनी अभी तक अपनी कंट्री में सेल कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड किया तो जापान में भी सेल कर रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो गया। दूसरा क्या लॉजिक है कि आप जब दूसरे कंट्रीज में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है, आप अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उनमें आपको
बेनिफिट होता है दोनों तरीके से। इसलिए ग्लोबल जो है स्ट्रैटेजिक राइवलरी थ्योरी है, जहाँ पर आप कंपटीशन के बेस पे नहीं बल्कि इकोनॉमीज एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बेस पे फाइट करते हैं। अब जो कंट्रीज हैं वो इन बैरियर्स को इंटरनेशनल लेवल में जब आप एंटर करते हैं, इंटरनेशनल कंट्री में एंटर करते हैं, तो कुछ बैरियर्स आते हैं, उनको ऑप्टिमाइज करते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। जैसे ऑनरशिप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जो आपके पेटेंट होते हैं, कॉपीराइट होते हैं, उनकी ऑनरशिप का आप ख्याल रखते हैं, R&D करते हैं, अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को आप अचीव करते हैं। तो जो एक फर्म जो है चाहती है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑब्टेन कर सके और जो बैरियर्स हैं इंडस्ट्री में एंटर करने के, उनको आप रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पोर्टर नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। ये माइकल पोर्टर ने आपकी ये थ्योरी दी थी, इसे आप डायमंड मॉडल भी कहते हैं। इसके मेन 4 डिटर्मिनेंट्स होते हैं, फैक्टर कंडीशंस होती हैं, फैक्टर डिमांड कंडीशंस होती हैं, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, फर्म स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर एंड राइवलरी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट है वो है फैक्टर कंडीशंस। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? देखो, फैक्टर कंडीशंस का क्या मतलब है कि आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि लेबर है, टेक्निकल इनोवेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपिटल है। तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस मॉडल में। इसमें आप देखते हैं कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करते हैं ना, तो आपको ये सारे फैक्टर्स के बेनिफिट हो जाते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर है तो आपको 5 फैक्टर के बेनिफिट मिलने लग जाएंगे। आप जो है आपके पास लेबर अच्छी हो जाएगी, आपके पास इनोवेशन वाली टेक्निकल, अगर आपके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स नहीं है तो आप उनमें डील करने लगेंगे। तो फैक्टर कंडीशंस को अपने इम्प्रूव करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड को करने के लिए कौन कहते हैं? माइकल पॉटर जो है, इसमें उन्होंने जो है ये थ्योरी प्रपाउंड की थी। ठीक है, उसके बाद है हमारी डिमांड की कंडीशंस। अब जो हमारी डिमांड है, देखो जब आप इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करेंगे तो आपके बिजनेस का स्केल डेफिनेटली इंक्रीज होगा। आप नए नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होंगे, आपका लार्ज बेस होगा कस्टमर का। और जब लार्ज कस्टमर बेस होता है तो आप अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो आपका साइज बढ़ता है तो इससे क्या होगा? आपकी डिमांड भी बढ़ती है। तो आप देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के लिए डिमांड कंडीशन कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे फैक्टर कंडीशन इंपॉर्टेंट थी, वैसे डिमांड कंडीशंस भी इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट है रिलेटेड एंड सपोर्टिंग एक्टिविटीज। जब हम कोई भी हम बिजनेस करते हैं, ये हमारा बिजनेस है, ट्रेड कर रहे हैं, तो कुछ अप स्ट्रीम्स होते हैं और कुछ डाउन स्ट्रीम्स होते हैं। कहने का मतलब है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारा फाइनल कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने में हेल्प करते हैं। आप समझ रहे हैं, ये जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइडर है, आपका सप्लायर जिसे आप कह सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ठीक है, और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाला पर्सन हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो सकता है। तो जो आपका सप्लायर है वो आपका अपस्ट्रीम हो गया और ये आपका डाउनस्ट्रीम हो गया। तो ये रिलेटेड एंड सपोर्टिंग एक्टिविटीज होते हैं इंडस्ट्री में, जो आपको इंटरनेशनल लेवल पे हेल्प करते हैं। सपोज आप एमएनसीज जो है वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, आप किसी फॉरेन कंट्री में अपनी प्रोडक्शन नहीं करते हैं, बट आपका माल वहाँ पर आप जो है किसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जरिए या फिर किसी कंपनी, कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी है उसके थ्रू आप पहुंचा देते हैं, वहां पर आपकी डिमांड क्रिएट हो जाती है। तो आपको वहां पर सेटअप की कॉस्ट या फिर वहां के जो इकोनॉमीज में जो प्रॉब्लम है, आपको उनको भी फेस नहीं करना पड़ता। तो ये बहुत सारी रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज होती हैं जो आपको माइकल पोर्टर बताते हैं कि आपको सपोर्ट करती हैं ग्रो करने में इंटरनेशनल लेवल पे। नेक्स्ट है हमारी फर्म की स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर एंड राइवल। ये कहते हैं कि जो कंपटीशन है, देखो राइवलरी क्या होता है? कंपटीशन ना। तो अगर आपका कंपटीशन बढ़ेगा तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आप टेक्निकल इनोवेटिव होंगे, आप कुछ स्ट्रेटजी बनाएंगे, कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे आप जो है फाइट कर सकें अपने कंपटीशन से। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है आपको ग्रो करने में हेल्प करता है, आपको इनोवेटिव बनाता है, आपका आपकी कितनी मार्केट पावर है आपके हाथ में, कितना जो है कंपटीशन है, कितना आप फाइट कर पा रहे हैं, आपको उन सब चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस करता है। This is all about diamond model which is given by Michael Porter। तो ये इम्पॉर्टेंट 4 फैक्टर्स थे जो इसमें इंक्लूड हैं, और ये सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। See, this is the diagram of Porter model, diamond model. It look like a diamond. See,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों ही फैक्टर्स जो हैं आपस में कितने इंटर रिलेटेड हैं, सब फैक्टर्स एक दूसरे फैक्टर से रिलेटेड हैं, सभी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चांस और गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी, कि आपको कितना परसेंट चांस मिलता है, कितना आप वहाँ पे रहते हैं, और कितना जो है गवर्नमेंट का आपको सपोर्ट मिलता है, ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस मॉडल में। ठीक है, ये आपका डायमंड मॉडल हो गया। सो ये आपकी 4 मॉडर्न थ्योरीज थी इंटरनेशनल ट्रेड की, जो पार्ट 2 में हमने आज कंप्लीट कर दी हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियोस के लिए, ताकि हम और वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करें, और यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए आई होप ये आपको हेल्प कर रहा होगा। थैंक यू।